unmute and welcome Vishwajit. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome ji, welcome sir. Welcome sir. Good morning. Welcome, Welcome, ji. Welcome ji, welcome. Good morning. And good morning. Thank you. Welcome. Very nice, very nice. So Vishwajit, why don't you share with us what was your journey like? When did you join BCI? What do you do? सबसे पहले तो आप क्या करते हैं? And then how was your journey like? एक सेकंड रुकिए जरा, मैं ना इसको पहले ये बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये गड़बड़ होगी। हाँ, अब आपको एक बार अपने आप को अनम्यूट और करना पड़ेगा। आप अपने आप को हाँ जी। सो हाँ, करते क्या हैं आप और क्या रहा आपकी जर्नी, कैसा रहा? ठीक है सर, तो अभी मैं शुरू करता हूँ। आप जो एक लाइन कह रहे थे ना कि जो बॉटम 20% हैं उनको भी रिजल्ट्स अचीव करवाना है, तो सबके लिए मैं बता दूं कि मैं वही बॉटम 20% हूँ उस बैच का, जो कभी ना सवाल पूछता था, चुपचाप पीछे बैठ के अपना जो काम होता था करते थे, और कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे भी कुछ अचीव हो सकता है। ऐसा लगता था हमेशा कि ये तो मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, क्योंकि मैं रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन से आता हूँ। तो मेरा नाम विश्वजीत विष्णु है। वी रन अ कंपनी बाय द नेम ऑफ ईयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग हियरिंग एड में डील करते हैं, जो ऊंचा सुनने की मशीन होती है, कान की मशीन, तो हम कान की मशीन में डील करते हैं और उसका रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करते हैं हम लोग। एक्सपोर्ट भी थोड़ा मोड़ा करते हैं, बट जो मेजर बिजनेस है हमारा वो हियरिंग एड के रिटेल क्लिनिक्स का है, और उसी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, B2B भी करते हैं हम लोग। तो हमेशा से ये लगता था कि रिटेल में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है, तो मुझे लगता था कि ये मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, चलो एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, अगर थोड़ा भी बेनिफिट मिल गया तो जैसा सर कहते हैं कि आपकी फीस निकल जाएगी, मैं कहता था चलो ऐसे भी टाइम का कुछ खास हो नहीं रहा है, फीस निकाल लेंगे, कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो दैट वाज अबाउट मी। वहां से जर्नी शुरू हुई। फरवरी 2020 में हमने ज्वाइन किया, और 3-4 क्लासेस होते होते मार्च में लॉकडाउन आ गया, और मार्च में जाके जो वो कहते हैं ना आईना दिखना, तो वो पहली बार आईना दिखा बिजनेस में कि कर क्या रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में ना सैलरी देने के लिए पैसे थे, ना मार्केट से जो पैसे थे वो आ रहे थे। इतनी बुरी तरह फंस गए थे मार्च में कि मतलब लगा अब खत्म है बिजनेस, मतलब उसके बाद शायद फिर से जीरो से शुरू करना पड़े, क्योंकि 3 महीने 6 महीने तक कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, 3-4 महीने तक ऑलमोस्ट। राहुल सर को मैसेज भी किया। अभी कल जब मैं राहुल सर को मैसेज कर रहा था तो मैंने देखा, मैंने सर को मैसेज कर रखा है कि सर मेरी जो फीस है ना वो पे करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दिलवा दो, क्योंकि वो मार्च से कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा था, और सारे एम्प्लॉइज को किसी को आधी सैलरी, किसी को 10 दिन की सैलरी दे दे के किसी तरह से उनका भी काम चलवा रहे थे। कल मैंने राहुल सर को मैसेज करते समय मैसेज देखा, और मैं खुद रियलाइज कर रहा था कि हम कहाँ थे, किस सिचुएशन से शुरू किया था 2020 में। तो फेब 2020 से शुरू होके ऑलमोस्ट नवंबर 2020 तक मैंने ये प्रोग्राम किया था, और ये प्रोग्राम करने के बाद में ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास में मुझे हो गया है। तो प्रोग्राम से पहले आपका क्या हालत थी? आप कौन से शहर से हो? हाँ, मैं नोएडा बेस्ड हूँ सर, और दिल्ली में। तो अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हालत थी सर। मतलब हंसी आती है खुद के ऊपर ही कि कैसे कैसे काम कर रहे थे। मतलब अभी जब सोचते हैं ना अपने पुराने टाइम को तो बड़ा वो लगता है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे हम काम चला रहे थे। हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री कैसे मैनेज होती थी वो बता रहा हूँ। हम मंथ एंड में 31 तारीख को या 1 तारीख को अपने ब्रांचेस पे, रिटेल के जो ब्रांचेस हैं उनको फोन करते थे, भाई क्या इन्वेंट्री है वो भेज दो। तो कोई एक्सेल में, कोई मेल के टेक्स्ट में लिख के जो भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह है वो भेज देता था। मतलब मैं गारंटी कहता हूँ कि आप लोगों ने ज्वाइन करने से पहले जो सिचुएशन रहा होगा उससे कहीं बुरी सिचुएशन थी मेरी। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में दे देता हूँ कि मैं एक नॉन बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। इससे पहले मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ सोचा था बचपन से कि बिजनेस करना है। और जहां तक एजुकेशन की बात है, मैंने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक फुल टाइम एजुकेशन की है। उसके बाद फिर मैं इमीडिएटली जॉब करने लगा। 5-7 साल मैंने जॉब की, कुछ बिजनेस ट्राई किया, और वहां से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। और बस किसी तरह से खींच तीर के बिजनेस क्योंकि करना था तो हम इसको कर रहे थे। तो इन्वेंट्री का कोई कंट्रोल नहीं था। इन्वेंट्री लोगों से पूछते थे ब्रांचेस पे, वो लोग खुद जो मेल कर देते थे वो इन्वेंट्री होती थी। 6 मंथ्स की इन्वेंट्री हम होल्ड करते थे ऑलमोस्ट।
तो 6 महीने की इन्वेंट्री और 2 से 3 महीने का रिसीवेबल्स, इसका मतलब 8 से 9 महीने का जो रेवेन्यू होता था, जो पैसा होता था, वो हमेशा मार्केट में फंसा होता था। और इस चक्कर में कभी भी ऐसा लगता ही नहीं था कि पैसा है हाथ में, क्योंकि जितने पैसे आते थे उससे डबल मांगने वाले लोग पहले खड़े रहते थे। तो किसी तरह से मुश्किल से उनको टाइमली पे वे करके काम चला रहे थे, लोगों से टाइम ले लेके। अब हमारे यहाँ पे क्या है, टेक्नो सेल्स है, तो हम जैसे कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, फिर उनको बाद में वो टेक्निकल जो हियरिंग एड वगैरह होती है उसकी फिटिंग करते हैं। कोई ट्रैकिंग नहीं होती थी कि कब इस कस्टमर ने बुक किया है, कब इसको फिटिंग करनी है। जिनको 7 दिन का कमिटमेंट दिया उसको 15 दिन में हियरिंग एड फिट कर रहे हैं, किसी का और ज्यादा डिले हो रहा है, कुछ कस्टमर्स वापस आ रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं कि नहीं नहीं आपका बहुत टाइम लग रहा है। तो ना ही कलेक्शन की कोई ट्रैकिंग थी, ना ही फिटिंग वगैरह की कोई ट्रैकिंग थी। तो कस्टमर सर्विस जो था वो पूरा हेवायर था। मतलब कस्टमर सर्विस नाम की कोई चीज नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। बस किसी तरह से सामान बेच दो और जल्दी से जल्दी सब लोग लग के पूरा कर दो। जब कस्टमर फोन करता था सामान चाहिए तो सारे लोग एक्शन में आते थे। तो सारी चीजें हेवायर थी। हायरिंग ट्रेनिंग रिलेटेड हमारे यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं था। एम्प्लॉइज कहते थे छोड़ देता हूँ, तो हमारी जान निकल जाती थी, जैसे राहुल सर कहते हैं, क्योंकि एक बंदे को तैयार करने में ना 1-1 साल 2-2 साल लग जाते थे। तो उसको 1 साल क्यों लगता है? उसे किसी बंदे के साथ डालते थे ना, उसको हमें ये लगता था कि खुद से तो ये सीख नहीं सकता है, तो उसको किसी सीनियर के साथ रखते थे और सीनियर उसको अपने साथ 1-1 साल घुमाता था, 1.5 साल घुमाता था, तब जाके हमें लगता था कि हाँ ये बंदा खुद काम कर सकता है। तो फिर उसको काम पे लेते थे और जब तक ये सिस्टम होता था तब तक वो छोड़ने की बात करने लगता था। तो वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह फीलिंग आती थी कि हम एक बंदे को लाते हैं, ट्रेन करते हैं और 10 में से 6 लोग 8 लोग छोड़ के चले जाते हैं, 2-3 बचते हैं जो आगे काम करते हैं, फिर जो सीनियर बन जाते हैं जिनके साथ हम नया बंदा लगाते हैं 1 साल के लिए। तो ये ट्रेनिंग और हायरिंग का प्रोसेस था हमारे यहाँ पे। आपका कंपेटिटिव मार्केट है, कैसा है? हाँ, कॉम्पिटेटिव मार्केट है सर, बहुत ज्यादा। कंपेटिटिव कंपटीशन कैसा है? सो बहुत ह्यूज, मतलब ये तो मतलब अब लगता है, क्योंकि अब बहुत सारी यूएसपी ये सब कुछ चीजें क्रिएट की, तो लगता है कि कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन मतलब अब हर बंदा, अभी मेरे कंपनी में आज भी अगर पूछ लें तो सब वही कहता है सर, डिस्काउंट, कंपटीशन, एक कस्टमर 5 से 10 जगह एक्सप्लोर किए बिना सामान नहीं लेता है। तो बुरी हालत थी और अभी भी बुरी हालत है अपने एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार बात करूँ तो कोई भी कस्टमर, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कोई भी बिना 5-7 जगह कंपेयर किए प्रोडक्ट को नहीं लेता है और उससे प्रोडक्ट कमोडिटाइज हो जाता है, सिर्फ प्राइसिंग वगैरह का गेम रह जाता था। कैश फ्लो सारा रुक गया था। जो अभी इन्वेंट्री और एआरस की प्रॉब्लम बताई, हमेशा सेल्स पे फोकस रखते थे, प्रॉफिट तो कभी देखा ही नहीं। मतलब कैश प्रॉफिट क्या होता है, तो सेल्स होता था और उसका रेवेन्यू जो है वेंडर्स वगैरह को पेमेंट करने में निकल जाता था। मैंने 7-8 साल तक कोई सैलरी नहीं ली है, सिर्फ किसी भी तरीके से अपना खर्चा पूरा करता था, अपने खर्चे कंपनी पूरी कर देती थी और इस तरह से काम चल रहा था। आपकी कितनी ब्रांचेस? सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले वी वर लेस देन 15 ब्रांचेस, 14-15 ब्रांच थे हमारे। ओके। हाँ, मतलब वी वर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट 10 सिटीज। तो हम लोगों का मोडस ऑपरेंडी डिफरेंट है, जिसमें हम एक सिटी में एक ब्रांच खोलते हैं और होम विजिट से पूरे सिटी को कवर करते हैं। तो हम बहुत ज्यादा ब्रांचेस खोलने में बिलीव नहीं करते थोड़ा। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है? और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। करीब 150 से 200 डीलर्स हैं हमारे साथ में, जो हमें प्रोडक्ट जो हमसे लेते हैं। ओके। और आपका ऑनलाइन भी काम है? हाँ, ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं है सर। मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह हमने अभी 6 महीने के अंदर में शुरू किया है। वो हमारा जो विजन 2030 है उसको लेके हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन का मॉड्यूल शुरू किया है। बट अदरवाइज बहुत ज्यादा ई कॉमर्स टाइप का नहीं है हमारा। तो आपका बेसिकली रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन है? रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन सर, राइट। राइट जी। और क्या प्रॉब्लम थी? तो परचेज का कोई सिस्टम नहीं था। जिसको मन होता था, जहां से मन होता था, उड़ता उड़ता कहता था कि ये वाला सामान मंगा दो, और वो वाला सामान ऑर्डर करके हम मंगा देते थे। स्टॉक सेंटर पे रखा होता था, हमें खुद पता नहीं होता था कि कौन से स्टॉक्स कहाँ पे कितने रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि कोई कंट्रोल नहीं था बिजनेस पे। मतलब लोगों का जिस महीने मूड होता था अच्छा, उस महीने अच्छा काम कर लेते थे, या फोन कर करके बोल बोल के उनसे काम करवाओ, उनकी छुट्टी कैंसिल करो, उनको ये बोलो कि नहीं नहीं इतना लंबा छुट्टी पे नहीं जा सकते। तो वो मोटिवेशन वाला तरीका यूज करते थे काम करने के लिए।
मतलब और इंसेंटिवाइज करते थे लोगों को, चलो सेल हो जाएगी तो तुम्हें इतना शेयर दे देंगे, कमीशन दे देंगे, इस तरह से करके। तो बड़ा अनहेल्दी टाइप का एनवायरनमेंट था, मतलब ऐसा लगता था हमेशा लोगों के पीछे पड़े रहना पड़ता है और लोग केयर नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कंपनी के साथ में। और आपका अब जब कोर्स किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था तो अभी कोर्स के दौरान? हाँ, तो सर वो तो मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे यहाँ कुछ काम भी हो पाएगा। जैसा अभी मैं बता भी रहा था कि मुझे लगा कि ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए है, रिटेल वगैरह में हमारे पास ज्यादा कुछ होगा नहीं करने को, शायद राहुल सर कह रहे हैं तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन और मतलब शायद मैं वो लास्ट बंदा होऊंगा जो एफएमएस बनाया था अपने बैच में। शायद मैं मतलब मैं वो बॉटम 20% की जो आप बात करते हैं ना, तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ इस टाइम पे कि कैसे मैं भी वो प्रोक्रेस्टिनेट करता था इन सारे कामों को लेके, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं था। ठीक है, ईमेल व्हाट्सएप ये सब चीजें अलग है, आजकल फेसबुक नॉर्मल हो गया है, लेकिन गूगल वगैरह को यूज करना, गूगल इससे पहले हमने कभी यूज नहीं किया था, तो फ्लो चार्ट्स, एफएमएस, इन सब चीजों को जो टेक्निकली हैंडल करना है, सब कुछ भी नहीं। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा फियर था कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा इस प्रोग्राम से। और एक चीज और कहूंगा सर कि जब हमारे बैच में आप किसी को शेयरिंग के लिए बुलाते थे ना, तो मुझे क्या लगता था कि जो बेस्ट बंदे होंगे सर के, जो टॉप 10% 20% जो होंगे, उनको सर शेयरिंग के लिए लेके आते हैं। लेकिन जब इस बार आपने मुझे शेयरिंग के लिए इनवाइट किया, तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सर के वो सिलेक्टेड बंदे होते थे वो जेनरिक मेरी तरह ही लोग होते थे जो कुछ नहीं अचीव कर पाते थे, बट फिर भी प्रोग्राम के बाद में वो अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आते थे। मतलब क्योंकि ऐसे आके लोग शेयर करते थे कि मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि कभी मैं उनके आसपास भी कुछ कर पाऊंगा। तो अभी फिलहाल फिर हमने आईएमएस इम्प्लीमेंट किया, एफएमएस, चेकलिस्ट, ये सारी चीजें, सिस्टम्स लगाए, तो अभी फिलहाल ये चीजें हैं। सो आपके सिस्टम विस्टम जो आपने लगाए या किया, वो एक बार आप दिखाओगे क्या सिस्टम्स लगे हुए हैं, क्या कर रहे हो, स्क्रीन हाँ शेयर करके? हाँ, मैं दिखाता हूँ सर। Guys, do you want to see the systems in distribution and retail? ठीक है, तो अभी हमने आईएमएस इम्प्लीमेंट कर रखा है सर, 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस। ये मतलब पहले तो रोज ही ऑफिस आता था और दिन भर बिजी रहता था और अचीव कुछ नहीं होता था। अभी अभी की सिचुएशन अलग है, तो 5 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिजनेस हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, फ्लो चार्ट, O2C, डेलीगेशन, ये सब चीजें। तो मैं दिखाता हूँ आपको शेयर करके सर। ऑलराइट, कहाँ से शुरू करूं सर? मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं। तो ये हमने कुछ फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं। अच्छा, जब हमने शुरू किया था ना, तो मुझे पहला फ्लो चार्ट बनाने में बिल्कुल जान निकल गई थी, मतलब लगा पता नहीं कैसे बनेगा, 5-10 बार करेक्शंस किए। और अभी की सिचुएशन ये है कि मैं एक भी फ्लो चार्ट नहीं बनाता हूँ, मतलब जो एमडीओ है वो खुद ही फ्लो चार्ट बना लेती है, एक नजर में देख लेता हूँ बस सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो ये है, दिखा दो, एफएमएस में ज्यादा समझ में आएगा। हाँ एफएमएस में। तो जैसे ये एक मतलब सिंपली हमने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखा दिया मैंने कि तो हमारा जो सबसे बड़ा पेन एरिया था ना, वो जैसे ऑर्डर टू कलेक्शन है, वो हमारा सबसे बड़ा पेन एरिया था कि ना कलेक्शन टाइम से आता था, ना अकाउंट्स में उसकी एंट्री ठीक से होती थी, ना हमारे फिटिंग्स वगैरह जो हम कस्टमर को प्रोडक्ट देते थे वो टाइमली हो पाता था। तो ये O2C का हमारा एफएमएस है, ये फर्स्ट वाला इसका फ्लो चार्ट है, इसको हमने 6-7 स्टेप में डिफाइन किया हुआ है। और ये O2C का हमारा एफएमएस है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल अब स्ट्रीमलाइन है, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये जो भी लोग सेल्स करते हैं, ये उनकी सेल्स की डिटेल गूगल फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आ जाती है। कस्टमर नेम, कौन से ब्रांच से हुआ, रांची, चेन्नई, कोलकाता। अभी हमारे करीब 30 ब्रांचेस हैं, वी आर ऑपरेटिंग इन 17 स्टेट्स राइट नाउ। 17 स्टेट्स, 24 सिटीज में अब हमने एक्सपैंड किया है पिछले 1 साल के अंदर में। और ये जैसे हमने सेल्स किया, तो सेल्स करने के बाद में यहाँ पे हमारा ये पूरी सेल्स की इंफॉर्मेशन आ जाती है।
इवन किस मोड से पेमेंट हुआ, जैसे पेटीएम है, जीपे है, उन सब का स्क्रीनशॉट तक हम यहाँ पे ट्रैक करते एक मिनट खोल के दिखाओ। दिखाता हूँ सर। तो हर आदमी का पेमेंट का सारा सिस्टम इस पे आ जाता है, पूरा ट्रांजैक्शन आईडी वाईडी सब कुछ। आईडी एग्जैक्टली। तो पहले तो मतलब आधे ट्रांजैक्शन तो सस्पेंस में ही पड़े होते थे, क्योंकि हमारे पास करीब 50 सेल्स के लोग हैं सर पैन इंडिया, जो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सिटीज में सेल्स करते हैं। तो एवरी डे कोई कहीं पे कलेक्शन ले रहा है, कोई कहीं ले रहा है, और हम सेंट्रली यहाँ पे हेड ऑफिस में ट्रैक करते थे, तो बहुत मुश्किल होती थी, अकाउंटेंट्स की बिल्कुल हालत खराब रहती थी। अब ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक ट्रांजैक्शन किस मोड से आया, उसका ट्रांजैक्शन आईडी सारी। गॉट इट। आगे अब ये हमारे ये स्टेप्स हैं, प्लान्ड एक्चुअल ऐसे करके। तो इसमें टाइम डिले वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। मतलब सर हमने वो एडवांस वाली शीट लगा ली है जिसमें हमें यहाँ पे टाइम डिले नहीं देखना पड़ता है। ओके। तो ये स्टेप्स हैं। जैसे पहले में हमने ऑर्डर कंफर्म किया, इसका जो एक्चुअल टाइम है प्लान टाइम है। सेकंड स्टेप में हमने ऑर्डर प्लेस किया उस प्रोडक्ट का, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम यहाँ से प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं, इसकी फिटिंग होती है। तो ये अभी लेटेस्ट बुकिंग्स हैं तो इसकी फिटिंग नहीं हुई है, ये ऊपर में जो स्टेप एप्लीकेबल नहीं है वो ग्रे आउट हो जाता है। और ये हमारे सारे स्टेप्स यहाँ से ट्रैक होते हैं और इसी से हम MIS बना लेते हैं। वेरी गुड। तो इसके साथ आपके चेकलिस्ट भी होते हैं कि चेकलिस्ट अलग चलते हैं कि क्या? चेकलिस्ट इंडिपेंडेंट एक दो छोटे मोटे टास्क के लिए सर, चेकलिस्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक दूसरा FMS है, इसमें लोगों ने वो ग्रीन कर रखा है अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे जो भी ऑर्डर क्लोज हो जाता है उसको हम ग्रीन कर देते हैं। ये एक दूसरा FMS है। जहां पे भी ये ब्लैंक है वहां पे ये टाइम से ये काम हो चुका है, और अगर डिले होता है तो यहाँ पे रेड में आ जाता है, ये MI स्कोरिंग के लिए। ये हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है जिसमें ऑर्डर प्लेस करने से लेके डिस्पैच से लेके इनवॉइस वगैरह सारी चीजों के हमने स्टेप्स बना रखे हैं। ये ऐसा एक MI स्कोरिंग निकल के आ जाता है। तो ऐसे हर आदमी का फिर आपका एक स्कोर निकल आता है कि क्या काम हुआ क्या काम नहीं हुआ। करेक्ट। हर आदमी का स्कोर निकल के आ जाता है। और एक दिन अब मैं सिर्फ EM करता हूँ, और एक दिन के EM में पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहता है, इंक्लूडिंग योर सेल्स पीपल एंड एवरीबडी। 50 लोगों की सेल्स की टीम, एवरीबडी इंक्लूडिंग द सेल्स पीपल। और 1-to-1 सारे लोगों से बात करता हूँ। एवरी ट्यूसडे या वेंसडे में हम लोग EMs रखते हैं। आज ट्यूसडे रखते हैं तो आज का EM मैंने शिफ्ट किया है। तो एवरी 1 day a week सारे लोगों से 1-to-1 5 minutes का EM सिर्फ इस MIS के स्कोर पे, एंड द होल ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रीमलाइन पूरे वीक में। फिर कोई दिक्कत कहीं नहीं आती है। फिर हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशनल वगैरह का भी हुआ तो रखिए। MIS का दिखा दो कैसा रहता है। हाँ, तो ये ना मैं दिखाता हूँ सर। हम लोग ये सेल्स वालों का MIS हम ये थोड़ा दूसरे तरीके से निकालते हैं सर। ये हमारा सेल्स का MIS है जिसका फॉर्मेट अलग है। इसमें हम निकालते हैं कि कितने अपॉइंटमेंट्स हुए और उसमें से कितने लोगों पे सेल हुई, इस तरह की चीजें, क्या वैल्यू वगैरह आया। जो अभी हम इससे MIS निकालते हैं FMS से, वो ये वाला MIS प्लान स्कोर। जैसे अकूस्टिक, ये मंडल हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय है, ये उसके 4 अलग अलग FMS से टास्क आ रहे हैं उसके, और ये 4 अलग अलग FMS से इसका प्लान स्कोर और एक्चुअल स्कोर निकल के आ रहा है। और ये माइनस में उसने कितना % काम नहीं किया। प्लान स्कोर मतलब उसको 62 काम थे इस हफ्ते, 2 काम करने थे, 53 उसने किए हैं, -14% उसका एक्चुअल स्कोर आया है। वेरी नाइस। 71 में 66। तो अब लोगों के ना स्कोर भी काफी कंट्रोल में आ गए हैं। लोग खुद ही अपने काम का ध्यान रखते हैं। शुरू में ये 50%, 80%, जब ये वर्क नहीं कर रहा था लोग भी अपसेट हो रहे थे, लेकिन वो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक में सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं सर। फिर उनका एक मंथली स्कोर भी निकाल लेते हैं, इस पूरे महीने का टोटल काम जो था उनका और एक्चुअल स्कोर जो है, और पूरे महीने का भी एक स्कोरिंग कर लेते हैं लास्ट में। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वापस जाना शुरू में। और इसका तीसरा है परसेंटेज डिले इन वर्क, मतलब कितना टाइम, ये क्या है? हाँ, ये परसेंटेज डिले, कितना % डिले हुआ, मतलब ये 48 आवर्स में ये काम होने थे और 31 आवर्स जो है इसमें डिले हुआ है, तो इस तरह से इतना % डिले हुआ है।
तो मतलब आप ये भी गिन रहे हो कि कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड उसने लेट किया काम। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और ये हर आदमी का निकल आता है। ये हर आदमी का निकल आता है MIS। वेरी गुड। और कितने लोगों की EM लेते हो आप? 70 to 80 लोगों का लेता हूँ सर। हमारे यहाँ 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो 20-25 लोग कुछ ब्लू कॉलर्ड हैं और कुछ की जरूरत नहीं है। तो उनके स्कोर की जरूरत क्यों नहीं होती? मतलब कुछ लोगों का तो वो आपने बोला ना सर कि उनका स्कोर अगर हमेशा 10% से कम आ रहा है तो उनका फिर EM लेना छोड़ दो, तो कुछ वैसे वाले लोग हैं। हाँ, तो मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके सारे काम डन है। सारे काम उनके डन होते हैं, तो वो 90% काम सारे कर लिए, तो उससे बात करने की क्या जरूरत? उनको एक मैसेज भेज देते हैं कि अप्रिसिएशन फॉर गुड जॉब, ऐसे करते हैं, स्कोर लिख के भेज देते हैं और गुड जॉब लिख के भेज देते हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, रियली नाइस। और IMS का क्या सिस्टम है आपका? हाँ ये सर, IMS मेरे लिए सबसे बड़ा पेन एरिया था। और जो हमेशा हमारे यहाँ पे सामान आउट ऑफ स्टॉक होता था, जो बिकता था, और जो नहीं बिकता था, मैंने आपको बताया उस समय हम करीब आपके प्रोग्राम से पहले सर हम करीब 9 करोड़ का रेवेन्यू करते थे साल में। और मेरा स्टॉक लेवल 4 से 5 करोड़ रुपए होता था, और 2 से 3 करोड़ रुपए मार्केट की आउटस्टैंडिंग होती थी। एक सेकंड, पहले आपका क्या होता था? आप 9 करोड़ रुपए की सेल करते थे? हाँ, और 4 से करोड़ से ज्यादा की 4.5 से 5 करोड़ तक हमारा स्टॉक लेवल पहुंचता था। तो 50% आपकी स्टॉक्स में ही पैसे फंसे होते थे। 1 महीने का स्टॉक। और सर उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ पैसे खत्म रहते थे हर समय। तो समझ में नहीं आता था कि इतने पैसों की दिक्कत क्यों है, कंपनी वाले क्रेडिट भी दे रहे हैं 2-2 महीने का, तब भी इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो वो AR और स्टॉक में, और अभी के टाइम पे हम महीने का 3.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं सर, और मेरा स्टॉक लेवल जो है वो 2 करोड़ से कम होता है। मतलब ऑलमोस्ट 15 से 25 दिन के बीच का स्टॉक लेवल आ गया है। नहीं, पहले आपका कितने लेवल स्टॉक, पहले कितने दिन का होता था? 8 महीने का? 6 महीने का स्टॉक होता था सर। 6 महीने का स्टॉक था, और अब आपका स्टॉक लेवल 2 महीने का रह गया। 1 महीने से कम का रह गया है सर। 20 डेज, 25 डेज। 25 डेज का स्टॉक है, पहले 6 महीने का स्टॉक होता पहले था। 6 महीने का होता था। वाओ! तो आपकी जो इन्वेंट्री टर्न्स है, इट इज गॉन अप फ्रॉम 20 टाइम्स में भी अब हमारा इन्वेंट्री टर्न होगा। पहले 2 था, अब आपका इन्वेंट्री टर्न कितना हो गया? 20 20? 20 दिन से के आसपास की इन्वेंट्री होती है सर। नहीं, इन्वेंट्री टर्न्स। हाँ, इन्वेंट्री टर्न 20 दिन का अगर मैं इन्वेंट्री रखता हूँ तो एक साल में करीब 20 बार रोटेट हो गया ना। तो 20 इन्वेंट्री टर्न है, पहले आपका इन्वेंट्री टर्न 2 था। करेक्ट, पहले 2 था। वाओ! यहाँ से पैसे सारे निकल गए सर। जहां मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं थे और आपसे मैं फीस के लिए कह रहा था कि थोड़ा टाइम दे दीजिए, अभी 2 करोड़ का FD कराया है सर। वाओ, 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 वंडरफुल। कैश रिजर्व में? कैश रिजर्व में 2 करोड़ की FD कराई है सर। ये सारा पैसा निकाल के 6 महीने का जो इन्वेंट्री था, AR वगैरह जो था, अभी इस टाइम, उस समय हम 9 करोड़, मतलब 2 करोड़ 2.5 करोड़ अगर आउटस्टैंडिंग था, तो करीब 3 महीने का पैसा आउटस्टैंडिंग था उस समय में। इस समय में हमारा मंथली रेवेन्यू 3.25-3.5 करोड़ के आसपास है, और मेरी टोटल आउटस्टैंडिंग 3 करोड़ से कम है। मतलब आउटस्टैंडिंग भी जो थी मार्केट की 60 to 90 डेज पहले रहती थी, वो अब 30 दिन से कम आ गई है। तो ये सारा पैसा कैश से निकाल के और फिर कुछ एक्सपेंशन में लगाया हूँ, और कुछ को कैश रिजर्व में होल्ड किया हूँ कोविड टाइप के सिचुएशन के लिए, जो आप कहते हैं कैश रिजर्व बिल्ड करने। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो ये आपकी होगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से काम जो होता है। रिटेल और ट्रेडिंग, जैसे मैं बोलता हूँ, रिटेल, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में सारी चाबी इन्वेंट्री की है, और वो आपने चाबी घुमा दी। बिल्कुल। अब ये सब चाबी घुमाने में आपको क्या चैलेंजेस आए थे? सर पहले तो सारी चीजें खुद ही करनी पड़ती थी ना, मतलब हायरिंग से लेके बिल कटा कि नहीं कटा, सामान क्या है, और सामान कोई कई बार क्या होता था, क्योंकि ट्रैकिंग स्ट्रांग नहीं थी, तो फोन कर करके पूछना होता था ब्रांच पे कि तुम्हें ये भिजवाया था, वो सामान है या नहीं है। अब क्योंकि सारे ब्रांचेस पे सेम IMS चल रहा है, तो अब मुझे खुद परचेज में कभी इन्वॉल्व नहीं होना होता है। जो चीजें शॉर्ट यहाँ पे शॉर्ट हो रही हैं, उसकी लिस्ट सुबह सुबह निकल जाती है, और उसमें जो रनिंग आइटम्स है उसका सेम डे ऑर्डर लग जाता है, और बाकी कुछ चीजें हैं जो हम वीकली ऑर्डर लगा लेते हैं। तो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया है, और कहीं पे भी ये, मैं बस ये शीट देख लेता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टॉक ज्यादा तो नहीं फंस रहा है कहीं पे। और ये शीट भी मेरे को वीक में 10 दिन में कभी एक बार देखनी पड़ती है, महीने में, मतलब कुछ ये ऑटोमेटिकली अब सब ठीक चल रहा है सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। पहली बार जब IMS लगाया था तब क्या था? हो ही नहीं रहा था सर।
मतलब जान निकल गई थी, अलग अलग तरह की परेशानी, लग नहीं रहा था कि मेरे यहाँ इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ ब्रांचेस बहुत सारे थे और टेक्निकल लोग नहीं थे इसको हैंडल करने के लिए। तो ब्रांचेस मतलब आपके पास जितनी ब्रांचेस थी सबके स्टॉक्स लेने थे, सबका। हाँ, और वहां पे सेल्स के जो लोग होते हैं वो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो तो एक शीट खोलने को तैयार नहीं थे, ना वो कोई अपडेट देते थे। तो बट करते करते उनको भी समझ में आया कि सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है। कुछ सेल्स वाले जो जेन्युइनली बिजी थे उनको हमने बैकअप दे दिया, कोई कोऑर्डिनेटर है उसको काम दे दिया कि भाई जैसे ही इनकी सेल्स हो या इनका स्टॉक आए तो प्लस माइनस कर देने। तो अब ये पूरा इंप्लीमेंट हो गया है सर। शुरू में मतलब बिल्कुल जेन्युइनली लगता था कि ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ पे। हाँ, क्योंकि 15 ब्रांचेस, 15 रिटेल काउंटर्स में इंप्लीमेंट करना और 15 वेयर हाउसेस से पूरी रोज की इन्वेंट्री लेनी। करेक्ट। और उसको कंसोलिडेट करना एक जगह पे, क्योंकि ये वर्क तभी करेगा जब सारे को फिर एक जगह कंसोलिडेट भी करेंगे। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, और क्या सिस्टम्स लगाए हैं आपने? डेलीगेशन है सर, डेलीगेशन है, मैं दिखाता हूँ क्या क्या। डेलीगेशन तो ठीक है, वो तो मेरे ख्याल से अभी ये सबका ऑलरेडी हो चुका होगा डेलीगेशन तो। हाँ, ये एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट की हालांकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती सर, ये हमने शुरू किया था बट फिर हमने इसको यूज करना बंद कर दिया, मतलब हमारे लिए जरूरत नहीं है इसलिए, बट वर्क। हाँ, ये डैशबोर्ड्स है। हाँ, ये डैशबोर्ड वो सेल्स वालों के ईएम्स के लिए डैशबोर्ड है सर, कि उन्होंने कितनी मीटिंग्स की और उसमें से कितने सेल्स क्लोज हुए और उनके जो स्कोर्स वगैरह होते हैं, ये सेल्स का डिफरेंट डैशबोर्ड है हमारा। ये पूरा सेल्स का जब बनाया था आपने? ये पीसी के फॉलो अप करने का वो है सर, डेटा स्टूडियो बनाया है। तो कोई भी पीसी अगर किसका कौन सा काम पेंडिंग है, जैसे किसी भी सेल्स वाले का या किसी भी एम्प्लॉय का अगर उसने सेलेक्ट कर लिया तो उसके सारे पेंडिंग काम यहाँ पे दिख जाते हैं और पीसी इस डैशबोर्ड से फॉलो अप कर लेती है। तो अब उसको एफएमएस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। खोलने की अब जरूरत नहीं पड़ती। और कोई काम कंप्लीट मार्क करना है तो ये लिंक जो है यहाँ पे क्लिक हियर करके वो सिंपल यहाँ पे सारी चीजें ऑटो फिल्ड आ जाती है, सिर्फ सबमिट कर देगी तो ये काम कंप्लीट मार्क हो जाएगा। तो अब आपकी पीसीबीसी कोई एफएमएस खोल काल के कोई काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अब नहीं देखती है सर। वेरी गुड। और ये सारे सिस्टम्स आपने बीएमपी में कर दिए थे? सारे सिस्टम्स, यस। वेरी नाइस। सर स्लोली स्लोली हो गया था, मतलब ऐसा लगा कि जब पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई और मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे नहीं लगा कि मेरा हो भी पाएगा कंप्लीट। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और एक सपोर्ट स्ट्रक्चर टीम का और सब लोगों का देख के ना बहुत बहुत अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सब इम्प्लीमेंट हो गया। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो अब सिर्फ ये वाली चेकलिस्ट देखनी है, एफएमएस सब साइड में हो गया? सब सेट हो गया सर, करेक्ट। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। और क्या सिस्टम्स लगाए? IMS है। ये सारी शीटें मैं आपको बताऊंगा, करवाऊंगा बाद में, अभी होल्ड ऑन टू दिस। ये डेलीगेशन है। डेलीगेशन तो छोड़ दो, डेलीगेशन तो करेक्ट। ये जैसे अकाउंट्स का चेकलिस्ट है सर हमारा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जो हमारा मतलब पेन एरिया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, तो हमने चेकलिस्ट वगैरह बनाया। अब अकाउंटेंट्स यहाँ से देख के ऑटोमेटिकली अपना सारा काम, मतलब जो हमारा 19-20 फाइनेंशियल ईयर के जो बुक्स हैं हमारे, वो पिछले साल 21 के दिसंबर में क्लोज हुए थे जाके। क्या क्या क्या? 20-21 वाले जो हम बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना फाइलिंग्स के लिए, तो 20-21 वाले जो हमारा बुक्स था 20 to 21 वाला, वो हमने लास्ट ईयर दिसंबर में, आई थिंक जनवरी तक उसका डेट एक्सटेंड हुआ था, तो वो मिड जनवरी तक जाके हमने क्लोज किया था अपने बुक्स को। इस साल का हमारा जो मार्च में क्लोजिंग हुई है फाइनेंशियल ईयर की, 15 अप्रैल तक हमारा बैलेंस शीट बुक्स सारी चीजें प्रिपेयर्ड थी। मतलब जो हमारा जीएसटी वीएसटी अभी अप्रैल में गया है, सारा बुक्स हमारे सारी चीजें प्रिपेयर्ड है सर इस बार। तो जो काम मतलब हम और बहुत भाग दौड़ के किया था पिछली बार एक साल के बाद भी, वो इस साल अब मंथ ऑन मंथ हमारा सारा फाइनेंस वगैरह क्लोज होता है और मंथली सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ओके, सो लेट्स कम बैक। एक मिनट, आपकी मास्टर शीट है कोई? नहीं, मास्टर शीट हमने नहीं बनाया, ज्यादा शीट्स हैं नहीं, सब एक फोल्डर में रख लेते हैं, हो जाता है काम अभी फिलहाल। Okay, excellent. What are the other systems that you have created? I think ये सर FMS flowchart, FMS checklist, delegation, IMS,
ये फाइनेंस का चेकलिस्ट, बस ये सारी चीजें लगाइए सर। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो 1 मिनट इसको बंद करिए। हाँ, मैं स्टॉप शेयर करता गुड, वेरी नाइस। तो इससे क्या फर्क पड़ा अभी, क्या व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट आउट ऑफ दिस एंटायर वर्कशॉप? हूँ। तो सर अभी अभी इस टाइम पे करंट सिचुएशन ये है कि मैं एक्चुअली ऑपरेशनली सिर्फ एक दिन ही मेरी रिक्वायरमेंट है, एक दिन ही काम करता हूँ। जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास मिलता है वो मैं एक्सपेंशन पे, स्ट्रैटेजी वगैरह पे देता हूँ। थोड़ा सा मेरे को ट्रेनिंग देना अपने लोगों को पसंद है, तो महीने 2 महीने में 1-2 दिन की मैं खुद से ट्रेनिंग देता हूँ, टीम अलाइनमेंट करता हूँ। ये सब ऑपरेशनल काम थोड़ा सा वन डे के अलावे मैं करता हूँ, बट अदरवाइज सारा फोकस मेरा एक्सपेंशन और स्ट्रैटेजी पे है इस टाइम पे। मंथली और क्वार्टरली टाउन हॉल मीटिंग वगैरह करते हैं, मंथली ऑनलाइन कर लेते हैं और क्वार्टरली फेस टू फेस कर लेते हैं होटल वगैरह में ले जाके। एनुअली एक एनुअल कॉन्फ्रेंस किया था इस बार हमने, बहुत बड़ा सा, करीब पूरे इंडिया से सारे लोगों को बुला के। कैश फ्लो वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो हमारी काफी हद तक सॉल्व हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ रुपए की हमने एफडी करा दी है, और अब हमारे पास मंथली कैश प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है, जिससे हम अपना सारा एक्सपेंशन वगैरह ऑर्गेनिकली फंड करते हैं। नेट प्रॉफिट अगेंस्ट रेवेन्यू हैज, आपका पहले, आपके पास पहले कितने वो थे आउटलेट्स? बिफोर पीएमपी कितने आउटलेट्स थे? पीएमपी 14 थे सर। 14? 14 14 आउटलेट और 10 शहर? करेक्ट, करीब, राइट, 9-10। एक बार बताइए वापस। हाँ, वही 9 से 10 शहर में हमारे आउटलेट्स थे सर। अभी इस टाइम पे हमारे 30 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, 1-2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 32 अगर उसको ऐड कर लूं तो। और हम 17 स्टेट्स में 24 सिटीज में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये सारा एक्सपेंशन पिछले 1 साल में किया है मैंने, और सब ऑर्गेनिकली फंड करके, अपने प्रॉफिट से फंड करके एक्सपेंशन किया है। तो रिटेल में भी आप मतलब मेजर एक्सपेंशन पे चले गए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अभी लास्ट वीक डेनमार्क से एक डेलीगेशन आई थी सर हमारे ऑफिस में मिलने। उनका कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था, तो वो इंडिया में कुछ कस्टमर से मिल रहे थे। उनको मैंने आपके सिस्टम्स खोल के दिखाए, और वो जेन्युइनली, मतलब उनके मुंह से तारीफ करते हुए वो लोग रुक नहीं पा रहे थे। मतलब वो कह रहे थे, हियर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम यू गाइज, और दिस इज वेयर वी कैन टेक सम इनपुट फ्रॉम यू, हाउ टू मैनेज थिंग्स। जब उन्होंने देखा कि हम कैसे टास्क लेवल पे चीजों को मैनेज करते हैं, एवरी टास्क इज ट्रैक्ड, और कितने मिनट्स का डिले है, वो सब चीजें, तो वो उन लोगों को बिल्कुल वो फैन हो गए सर मेरे। और वही नहीं, मतलब पूरे, अभी हियरिंग इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है सर हमारी जिसमें हम काम करते हैं, मतलब 1000 करोड़ की तो पूरी इंडस्ट्री ही है। तो इसमें वी हैव बिकम द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। इस साल हम ऑलमोस्ट 50 करोड़ का रेवेन्यू क्लोज करेंगे, और 1000 करोड़ की इंडस्ट्री में इट इज 5% मार्केट शेयर। तो जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, सब जानने लगे हैं, सब फोन करते हैं, पूछते हैं कि कैसे मैनेज कर रहे हो। सो एवरीबडी इज विलिंग टू लर्न। सब लोग पूछते हैं कि कैसे काम करते हो, मुझे भी बताओ, अपने सिस्टम्स दिखाओ। तो मैं सेलिब्रिटी की तरह बन गया हूँ सर। थैंक यू फॉर दैट। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो आपने पहले तो सबसे पहले एक बार बताइए, आपको पहले ये 10 शहरों और 14 आउटलेट करने में कितना साल लगा, और उसके बाद कितने टाइम में? 2011 में शुरू किया था मैंने, और 2011 से ऑलमोस्ट 20-21 तक, लगभग 10 साल, 9 साढ़े 9 साल के आसपास में मैंने ये एक्सपेंशन किया था। 1 साल 2 साल में कभी एक आउटलेट स्टार्ट कर लेते थे, कभी 3 में, और उसमें भी एक्सटर्नल फंडिंग्स की जरूरत पड़ती थी। जैसे कोई फैमिली मेंबर है तो उसको किसी एक आउटलेट में पार्टनर बना लिया, ऐसे करके, क्योंकि बिजनेस से वो कैश पुल आउट करना बहुत मुश्किल होता था। तो अभी कुछ पुराने आउटलेट्स के जो मेरे पार्टनर्स थे वो एग्जिट करना चाहते थे, उनको भी उनका पे ऑफ कर दिया उनके शेयर का। तो सारे आउटलेट्स जो हैं वो अब कंपनी ओन्ड हो गए, अब डायरेक्टली ओन्ड हो गए मेरे। तो पहले आपको करीब कितने साल में कितने आउटलेट खोले, और उसके बाद? 9 साढ़े 9 साल लगे थे सर ये 14 आउटलेट्स खोलने में। उसके बाद? और पिछले 1 साल में हमने अब 30 से ज्यादा 32 आउटलेट्स हैं हमारे। वेरी नाइस। और आपका अभी टर्नओवर और प्रॉफिट्स कैसे बढ़े हैं? तो बिफोर बीसीआई एंड आफ्टर बीसीआई? बिफोर बीएमपी आई डिड 9 करोड़ रुपीस। जो 1920 वाला ईयर था उसमें मैंने 9 करोड़ किया था। बीएमपी जिस साल मैं कर रहा था उस साल में कोविड के बावजूद हमने 11 करोड़ का बिजनेस किया। 9 करोड़ से 11 करोड़ किया 20-21 में। और लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया है उसमें हमने 25
प्लस क्लोज किया है, 25 करोड़ प्लस, मतलब हमने अपने रेवेन्यू को डबल किया है। दिस ईयर वी आर ऑलरेडी डूइंग 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास मंथली रेवेन्यू कर रहे हैं। मतलब ये वाला साल हम 50 करोड़ से ज्यादा क्रॉस करने वाले हैं। वेरी नाइस। और 9 करोड़ to 50 करोड़, मतलब अगर मैं प्री बीएमपी इट वाज 9 करोड़ और पोस्ट बीएमपी दिस ईयर वी विल बी क्लोजिंग 50 करोड़ रुपीस। वाओ। और प्रॉफिट्स? प्रॉफिट सर, मतलब पहले तो प्रॉफिट्स बुक्स में ही थे, अब बुक्स में अगर वो 10% भी आ गए तो कभी हाथ में मिला नहीं था। लेकिन इस टाइम पे वी आर गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांग विद प्रॉफिट्स। हमारा जीपी जो है वो 60% से कम होता था, जो कि अब ऑलमोस्ट 70% आ गया है हमारा जीपी। एंड दैट अलोंग विद अदर सिस्टम्स व्हिच वी हैव इम्प्लीमेंटेड इज गिविंग अस प्रॉफिट वेरी क्लोज टू 20%। तो मतलब वो 15% से लेके 18-19% तक हमारा नेट प्रॉफिट मंथली होता है। वेरी नाइस। और ग्रोथ कितनी रही है प्रॉफिट पिछले 3 साल में? सर मतलब वो मैं परसेंटेज में क्या 10x 20x कुछ इस टाइप का आ जाएगा। मतलब 9 करोड़ में अगर मैं साल का 10% भी ले लेता हूँ तो 90 लाख रुपए साल का होता है सर। और इस टाइम पे अगर मैं 3.5 करोड़ मंथली रेवेन्यू पे 15% भी लेता हूँ तो 50 लाख महीने का हो जाता है। तो 90 लाख से साल का 6 करोड़ रुपए, तो इट्स लाइक कितना 7-8x तो कम से कम है ही प्रॉफिट सर 2 साल के अंदर। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तो उस 2 साल में भी सर फर्स्ट ईयर में तो हम प्रोग्राम ही कर रहे थे, तो उस समय तो इम्प्लीमेंटेशन चल ही रही थी। इफेक्टिवली 1 ही साल मैंने बीच में काम किया है प्रोग्राम के बाद में, 1-1.5 साल के आसपास कह सकते हैं। और इसमें भी 1 साल तो आपका कोविड का साल था। और वो भी फर्स्ट जो था वो कोविड साल था, राइट। तो कोविड के साल, 1 साल कोविड साल होने के बावजूद भी 7x हो गया। हाँ 7x। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, रियली गुड, रियली नाइस। सो okay guys, any questions? You can just type in the questions if you have any questions. Any questions? नो क्वेश्चन। वो कहते हैं जी हम प्लान ही वर्कआउट करेंगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है जी, ओके। आपने अपना काम और बीएमपी का वर्कशॉप का काम कैसे किया? क्योंकि बाद में रियलाइज हुआ ना कि काम तो हम करते ही नहीं थे ना, पूरे दिन जाके झाड़ू पोछा करते थे। ये सामान नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। फर्स्ट मंथ में ईए और स्केड्यूलिंग के साथ ही अपने पर्सनल टाइम का काफी टाइम फ्री हो गया था। मतलब 50-60-70% टाइम वहीं पे फ्री हो गया था। जैसे ही ईए, अभी भी ईए ही 80-90% काम करती है, डिसीजन मेकिंग के अलावा कुछ करना नहीं होता है, और डिसीजन मेकिंग तो व्हाट्सएप पे ही हो जाता है। तो उस समय भी जब ईए को इम्प्लीमेंट कर लिया और स्केड्यूलिंग शुरू कर दी, तो हर काम का अपना स्केड्यूल बन गया, और झाड़ू पोछा वाला काम जो है वो ईए को चला गया, और मेरे पास काफी टाइम उसके बाद से निकल के आ गया। तो वो प्रोग्राम के पहले 2-3 महीने में हो गया था। कोविड और आ गया तो बाहर भी नहीं जाना था। वेरी नाइस। और वर्कशॉप में सब पूछ रहे हैं कि वर्कशॉप में कितनी लेट आपने इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया? हाँ, तो जो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिजनेस है वो मैंने शुरू में ही शुरू कर लिया था। पहले 1 महीने में, जो फर्स्ट मंथ में सर बताते हैं, तो 1-1.5 महीने में हो गया था। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं ना, वो मैंने बहुत लेट शुरू की थी। मतलब ऑलमोस्ट 4th-5th मंथ में भी मैंने जाके शुरू की होंगी चीजें। क्योंकि जब वो पीएमएस वगैरह का मॉड्यूल चल रहा था तो वो मेरे लिए बिल्कुल इरेलेवेंट था, वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो उस समय जाके सर हमेशा जब पुराना पूछते थे, तो मैंने थोड़ा टाइम मिला तो मैंने उस समय जाके अपना पुराना कुछ एक फर्स्ट फ्लो चार्ट और एफएमएस ये सब चीजें बनाई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, रियली नाइस। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, भरत पूछ रहा है? तो मैंने डिस्टेंस से बीसीए किया है। मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ ऑडियोलॉजी में, उसका मैंने एक डिप्लोमा किया है, और बस दैट्स इट फॉर माय क्वालिफिकेशन। तो 12वीं के बाद आपने कॉलेज वॉलेज नहीं किया? नहीं, फुल टाइम नहीं किया सर। ओके, वेरी नाइस। 3 साल कॉल सेंटर में काम किया हूँ, और एचसीएल में जॉब करता था, और उसी में उसके बाद 3-4 साल उनके ही सॉफ्टवेयर डिवीजन में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया हूँ कुछ समय। तो यही टोटल 7 साल जॉब किया है। उसी में कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे। करीब 5th-6th ईयर ऑफ माय जॉब में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जब ये बिजनेस समझ में आया तो फिर तुरंत छोड़ दिया अपने जॉब को,
और उसके बाद से बस स्ट्रगल करते हुए खींच रहे थे बिजनेस को किसी तरह से। अब लगता है कि बिजनेस कर ही नहीं रहे थे, अब लगता है क्या कर रहे थे फोन कर करके लोगों से काम करवाना, और वो चल रहा था। वेरी नाइस जी। तो वो सारा बैकलॉग कैसे कवर किया आपने? इतना लेट शुरू किया इम्प्लीमेंटेशन, फिर बैकलॉग कैसे कवर हुआ? वो एसएसजी मॉडल पे हो गया। पहले क्या डर लगता था ना कि कंपनी में हर तरफ सिस्टम लगाना है। पहले थॉट ये थी कि मतलब कोई भी चीज है तो वहां पे एक सिस्टम की जरूरत है, लेकिन वो आपने बड़ा ईज दे दिया था ये कह के कि अगर 80% काम हो जा रहा है सिस्टम से तो फिर बाकी 20% के लिए बहुत जान डालने की जरूरत नहीं है। तो जो कोर एरियाज थे उसको आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे इन्वेंट्री मेजर प्रॉब्लम थी मेरी, O2C ऑर्डर टू कलेक्शन वगैरह जो था वो मेजर प्रॉब्लम थी। इस तरह के 2-3 कोर एरियाज को आइडेंटिफाई किया, एक आध होटल चेक इन किया, और उसमें एफएमएस और वो सब बन के आ गया सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, ऑसम, रियली 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 गुड, रियली नाइस। सो गाइस, आप सब लोगों को अनम्यूट करके आप पूछा है गोल फॉर 2030। सॉरी आपको, सॉरी आपको मैंने म्यूट कर दिया गलती से, एक बार। हाँ जी, गोल फॉर, किसी ने पूछा है गोल फॉर 2030, तो आवर गोल फॉर 2030 इज 500 crores। वी आल्सो वांट टू गो इंटरनेशनल दिस ईयर, तो हम कुछ फॉरेन एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और 2030 में विल बी डूइंग 500 crores। वेरी नाइस, वेरी। पीछे बैकग्राउंड में सर आप देख रहे होंगे, ये न्यूयॉर्क डाउनटाउन की बिल्डिंग्स की फोटो लगी है, वो आप मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं ना, तो ये बिल्डिंग मैनिफेस्ट कर रखी है, यहाँ पे ऑफिस आएगा अपना। वेरी गुड जी, वेरी गुड। कोई पूछ रहा है व्हाट इज द वन लाइन मैसेज यू वांट टू शेयर? वन लाइन मैसेज, मतलब आई वुड से दैट इफ आई कैन डू इट, ऑल ऑफ यू कैन डू इट। ओहो, आई थिंक मेरी तरफ से लाइट गई सर। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है, आपकी शक्ल नहीं है। हाँ, वो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है लाइट में, एक सेकंड रुकिए। हाँ, लाइट गई लेकिन उजाला छोड़ के गए आप। थैंक यू। ओके, वेरी गुड जी, वेरी गुड, रियली नाइस, रियली रियली नाइस। सो एक तो सब आपका फोन नंबर मांग रहे, तो कंफर्टेबल हो तो अपना फोन नंबर दे दो, ग्रुप पे टाइप कर देता हूँ इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ, यस यस, आई एम कंफर्टेबल। ओनली थिंग इज कि अगर कभी मैं पिक ना करूं तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि अब राहुल सर के साइंस के बाद बहुत ज्यादा फोन्स पिक होते नहीं है। Very good, you very good, excellent. So, guys, can we all thank Vishwajit for coming today? Like, और विश्वजीत genuinely बता रहा हूँ, मेरी ना इससे बात नहीं हुई। Thank you so much. Thank you, Vishwajit ji. Thank you very much. Thanks for your sharing, sir. Thank you so much. Thank you and all the best for 500 crores. Thank you, Vishwajit ji. You brought हम भी आ रहे हैं सर, 500 करोड़ के क्लब में हम भी आ रहे हैं। Thank you, Vishwajit. Thank you जी। जरूर। Thank you, Thank you, जी। Vishwajit ji. Thank you. Thank you. It's my pleasure sharing with all of you my Thank journey. you. Thank you very much, Rahul sir. Thank you very much. much. सर आप Thank ये you. 500 करोड़ ट्रेडिंग से अचीव करना चाहते हैं? हाँ, रिटेल और ट्रेडिंग दोनों है हमारा। करेक्ट। Very good, जी, very good. So, thank you so much for being here, Vishwajit. Really. थैंक यू वेरी मच। आपने ट्रेडिंग का किसी बंदे को लाया, नाउ आई गॉट अ कॉन्फिडेंस। कल से 4 एम 100%। 101% सर, 4 एम। Very good. कोई नहीं आएगा बीच में अभी। 7x. We must compliment you because आप numbers इतने confidently बोल रहे थे, और ऐसा आप बात कर रहे थे, ऐसे it was just coming straight from your heart. Really, really inspiring. Absolutely. And that's how we all should be. चलिए, अच्छे दैट है, मैं अभी ठीक है, बताओ तो करेंगे। Very good, जी। Thank you, sir. Thank you very much. You've come at the right time when we were slightly getting kind of confused and losing hope. You've come at the very right time. Thank you so much. नहीं, I can vouch and I can guarantee for all of you कि आप सब लोगों के systems implement होंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों की जगह पे था ना, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मैं कुछ भी कर पाऊंगा। मतलब मुझे लगता था कि शायद मेरा बिजनेस बाद में भी ऐसे ही चलेगा, नॉलेज लेके चला जाऊंगा, बट ये नॉलेज वाली वर्कशॉप है नहीं, और राहुल सर हाथ पकड़ के करवा ही देते हैं। तो वो 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद में आप कहीं ना कहीं फिर आप पकड़ ही लोगे किसी न किसी स्टेज पे। Sir, you pumped in lot of adrenaline today. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so